आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टनकपुर चंपावत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटक अतिथि गृह में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले पहले दल का स्वागत किया। मौके पर सीएम धामी ने यात्रियों का पारंपरिक तरीके से अभिनंदन किया, उन्हें सुरक्षित, सुखद और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के लिए आस्था और सम्मान का विषय है और सरकार यात्रियों को हर जरूरी सुविधा और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की यात्रा में कोई परेशानी न आए और उन्हें बेहतर आवास, स्वास्थ्य सुविधा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। पहले दल के स्वागत से स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखा गया और टनकपुर के पर्यटक अतिथि गृह में रौनक बढ़ गई। यात्रा दल के स्वागत से लेकर जरूरी इंतजामों तक हर पहल पर प्रशासन की निगरानी रही। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा को और सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगी। चमोली जिले के नंदप्रयाग क्षेत्र में दशौली और नंदानगर घाट विकासखंड के मिमरानी सकंड और एगड़ी गांव के ग्रामीणों को आज भी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले पार करने पड़ते हैं। बरसों से पुल की मांग करने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भारी बारिश और मानसून के दौरान हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। हाल में ही एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उफनते नाले में खाद्यान्न लेकर गुजर रहा है। मिमरानी, एगड़ी और बराली गांव के कई परिवार रोज इसी तरह अपनी जरूरतें पूरे करने को मजबूर है। सवाल यह है कि कब इन पहाड़ों के लोगों को सुरक्षित यात्रा और पुल मिलेगी, ताकि हर रोज की इस जानलेवा चुनौती से राहत मिल सके। पुल ना होने से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक, ये नाला उफन रही है, उसी नाले में खाद्यान्न को लेकर नाला क्रॉस करने को मजबूर हो रहे हैं। उफनता नाला है, यहां पर पुल बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। किस तरह से जान जोखिम में लोग डाल रहे हैं। हालांकि अगर पहाड़ों की बात करें तो यहां आपदा होती रहती है, लेकिन आपदा से अलग ये तस्वीर नजर आती है, जहां पर सरकार की कुछ दायित्व है, सरकार कई चीजों को पूरा कर सकती है। पुल बनाने की मांग की जा रही है ताकि जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही करने को मजबूर ना हो, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। आखिर कब ग्रामीणों को इन सब से राहत मिलेगी, कब उन्हें जान जोखिम में ना डालकर आम सुविधा के तहत पुल बना दिए जाएंगे, ताकि वो और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, चमोली की जो तस्वीर नजर आ रही है, एक युवक खाद्यान्न लेकर उफनते नाले के बीच वो नाला क्रॉस कर रहा है, इस तरफ से उस तरफ जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और पुल बनाने की मांग की जा रही है, इसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं हो रही है। देखिए प्रियंका, जो इस समय स्थिति है वाकई में काफी चौंकाने वाली है और इस स्थिति को देख करके इतना साफ तौर पर कहा जा सकता है कि काफी दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि ये एक व्यक्ति, एक युवा की तस्वीर है। इसके अलावा जितने भी लोग उस दूसरे पार निवास करते हैं, वो लोग अपने अपने घरों का राशन लेकर के कैसे इस स्थिति में जाते होंगे बरसात के मौसम में, या बाकी अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए किस तरह से ले जाया जाता होगा। ये एक अलग स्थिति और एक जो मंजर है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण मंजर है यह उत्तराखंड के लिए, क्योंकि राज्य बने इतने वर्ष हो गए हैं और जिस अगर इस तरह की तस्वीरें दिखाएगा तो अपने आप में चौंकाने वाली स्थिति है। देखिए दुखद स्थिति जरूर है, लेकिन लंबे समय से स्थानीय लोग
मांग कर रहे थे कि यहाँ पर पुल बनाया जाए, एक ऐसा पुल बन जाए जिससे एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से लोग जा सके, अपने रोजमर्रा के कामकाज कर सके और सामान्य जो जीवन है सभी लोगों के साथ वो उस तरह का जीवन बिता सके। लेकिन इनकी अजय, अभी तक कोई तस्वीर जो है ये तो एक युवक की है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर लोगों को अस्पताल जाना पड़े, अगर बच्चों की बात की जाए, अगर बूढ़ों की बात की जाए, तो क्या ये उफनते नाले से वो लोग क्रॉस कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और सरकार आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो जगह है ये 2 विकास खंडों को जोड़ता है, नंदा नगर विकास खंड और दसौली विकास खंड, जो अपने आप में काफी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण विकास खंड हैं चमोली जिले के। और इन दोनों विकास खंडों को जोड़ने वाला अगर ये जगह इस तरह से दिख रहा है तो वाकई में जो राजनीतिज्ञ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए ये बेहद शर्मनाक बात है, क्योंकि राशन लेकर के जाना पड़ रहा है तो इस तरह से जाना है। अगर कोई बीमार है, कोई बच्चा है तो उसको कैसे लेकर के जाएंगे और जान जोखिम में लेकर के जाना पड़ रहा है। तो वाकई में ये चौंकाने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर को देख करके जनप्रतिनिधियों को यहाँ के अजय, क्या आपकी जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है? क्योंकि ये तो वीडियो वायरल हो गया है इसलिए सामने आ गई है, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी परेशानी शायद वही लोग समझ सके। तो क्या जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है? आखिर क्यों देरी हो रही है? क्या समस्याएं हो रही है वहां? देखिए प्रिया, जो ये क्षेत्र है इसमें इसी क्षेत्र से निवास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्व में वो विधायक भी रहे हैं इसी क्षेत्र से और इस समय सत्ताधारी पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जाहिर है उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसी क्षेत्र से कांग्रेस के जो नेता रहे हैं वो भी विधायक रहे हैं, तो ये मंत्री रहे हैं। तो ये तस्वीर वाकई में चौंकाने वाली है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ग्रामीण अगर अपनी मांग को लेकर के, स्थानीय लोग अपनी मांग को लेकर के जाते हैं, चाहे विकास खंड स्तर से ही वो बात करते हैं, उसके बाद ऊपर ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी और कम से कम उनको ये जो मूलभूत सुविधा है ये जरूर मुहैया कराई जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये एक तरफ बात करते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हम लोगों को उनके गांव में, उनके घर के आसपास रोजगार मुहैया कराएंगे, उनको जीवन के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएंगे, तो ऐसे में अगर लोग अपने गांव को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके बसना चाहते हैं तो यहाँ कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि जब उनको अपने क्षेत्र में, अपने जगह पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो जाहिर है कि उनको मजबूरी में वो जगह छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार की जो नीति है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाएगा। और ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां करती है। एक बहुत ही दुखद तस्वीर है। जो स्थिति है ये भयावह जो तस्वीर नजर आ रही है ये अभी बारिश के मौसम की है तस्वीर, और धीरे धीरे अगर चमोली की हम बात करें तो यहाँ किस तरह से प्राकृतिक आपदा होती है ये किसी से छिपी नहीं है। बारिश का समय है, वो जो उफनते नाले हैं ये और भी ज्यादा बढ़ेंगे और मुझे जैसा लगता है कि ये तस्वीर और भी भयावह हो सकती है। लोग वहां से गुजरना भी उनका नामुमकिन हो जाएगा, फिर उनकी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक जगह की तस्वीर है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनको किस हालात में लेकर के जाया जाएगा ये अपने आप में इस तस्वीर के जरिए ही समझा जा सकता है। बहुत दुखद स्थिति है और सरकारों को ये इस पर काफी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों को सोचने की जरूरत है, अधिकारियों को भी इस पर विशेष तौर पर सोचने की जरूरत है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएंगे, जितनी भी चीजें हैं उनके गांव के आसपास ही सब कुछ मिलेगा और लोग पलायन न करें। पलायन रोकने के लिए कवायद की जा रही है, पलायन आयोग भी बना है बाकायदा। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी तो न केवल जो स्थानीय लोग हैं वो पीड़ित है, बल्कि जो तस्वीर देख रहा है वो भी आश्चर्यजनक में है, आश्चर्यचकित है
कि इस तरह की घटना, इस तरह की स्थिति उत्तराखंड में कई इलाकों में है और ऐसे में जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जल्द से जल्द अगर उनको इस क्षेत्र में अपनी जगह पर इस तरह के राहत मुहैया नहीं कराई जाएगी तो ये आगे और तस्वीर भयावह होगी, क्योंकि संभवतः अजय, आपने कहा कि ये दो खंडों को जोड़ता है। अब ये अगर जोड़ने वाली बात हो रही है तो ये दोनों खंड के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका क्या कहना है? क्या अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे कुछ आंदोलन करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं? सरकार से अपनी मांगों को किस तरह से वो मनवाएंगे? देखिए प्रिया, कई दौर की बातचीत इन्होंने की है, लगातार कई सालों से बातचीत हो रही है कि उनके क्षेत्र में एक पुल का निर्माण करा दिया जाए ताकि उनका आवागमन जो है वो सुनिश्चित हो सके और वो भी सभी लोगों के साथ आप देख रही हैं कि किस तरह से है कि आम जनता लोगों के आगे, अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ती नजर आ रही है और लास्ट में जब उनके पास कोई और उपाय नहीं है तो वो जान जोखिम में डाल करके आवागमन कर रहे हैं। और बरसात के समय बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि ग्रामीण मांग तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब मांगे पूरी कब होगी, सरकार के कान में जू कब रेंगेगी, जनप्रतिनिधि कब सुनेंगे, ये देखने वाली बात है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे भी जोड़ेंगे। तो अब ये तस्वीर हम आपको चमोली की दिखा रहे हैं, जहां पर उफनते नाले से गुजरने को ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। दो खंडों की यहां बात की जा रही है, एक खंड से दूसरे खंड को जोड़ा जा रहा है और इस दौरान की ये तस्वीर है जब खाद्यान्न लेकर एक युवक उफनते नाले के बीच क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों से मांग की जा रही है, इसके बावजूद भी सरकार सुन क्यों नहीं रही है? जनप्रतिनिधियों को आखिर क्या समस्याएं हो रही है? और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 11 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। परिवहन अधिकारी अनीता चमोली ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंचते हैं, साथ ही चारधाम यात्रा के श्रद्धालु भी यहीं से गुजरते हैं और इसे देखते हुए चेकिंग अभियान चलाने से लेकर जागरूकता फैलाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, जिन पर यातायात नियमों के पालन की अपील की जाएगी। ओवर रेटिंग की शिकायतों को रोकने के लिए सभी टैक्सी चालकों के साथ बैठक कर उन्हें अपनी गाड़ियों पर रेट लिस्ट लगाने के सख्त निर्देश दिए जाएंगे। अगर कोई चालक नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन विभाग का मकसद है कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से पूरी कराई जा सके। आगामी कांवड़ यात्रा जो कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली है और उसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए चूँकि यात्रा का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहता है। इसके अतिरिक्त जो कोटद्वार क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है और टिहरी से होते हुए कुछ जो भोले हैं, कांवड़ है, वो गंगोत्री तक भी जाते हैं जल लेने के लिए और इसके अतिरिक्त इधर केदारनाथ जी के लिए भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो सभी स्तर पर जो हमारे ARTO प्रवर्तन है, ARTO प्रशासन है, उनको हमने ड्यूटीज़ आवंटित कर दी हैं और चेकिंग तो जितना भी हो पाएगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रचार प्रसार के लिए है कि जो भी भोले के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस तरह के हम बोर्ड्स एंड पैम्फलेट्स बनवाने जा रहे हैं, जिससे कि थोड़ी सी जागरूकता हम इनमें भी एक तरह से उत्पन्न कर सकें। हमारी और इस मामले में एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड अजय पांडे जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूरे मामले की जानकारी ले लेते हैं। अजय, कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अब अलर्ट मोड पर है, कई तरह के नियम लागू किए जाएंगे, पूरी जानकारी चाहिए अजय। देखिए, के दौरान विभाग अपनी तैयारी करते हैं, उसी कड़ी में भी अपनी तैयारी और ये मार्गों पर संचालन है, यातायात के से उनको जाएगा, कैसे नियंत्रण, इस पर भी यहाँ पर फोकस है। क्या करके देखिए, बसों का सख्ती से पालन होगा, अराजक इसके अलावा से भी
जो सहयोग कर जो उस पर कांवड़ पट्टी है, इसके अलावा इसके अलावा रोक रही हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए, आपसे बातचीत पूरी की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग फिलहाल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इससे पहले की अगर बात की जाए तो प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। किस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि टैक्सी चालक जो है वो जरूरत से ज्यादा पैसे लेते हैं, इस पर भी लगाम लगाने की बात कही जा रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं। अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। अजय, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से परिवहन विभाग अब जिम्मेदारी ले चुका है और कई तरह के निर्देश जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि कांवड़िए वहां से गुजरेंगे और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जरूरत से ज्यादा पैसे ना लिए जाए, इस पर भी कुछ सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आमतौर पर जो कांवड़िए आते हैं उनके साथ तमाम जो अराजक तत्व भी पहुंचते हैं। वो पूरे देहरादून में घूमते हैं, मसूरी में घूमते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, ऋषिकेश में भी जाते हैं। कई वाहनों पर जो नियमों की अनदेखी की जाती है, यानी कि कई सवारियां तीन सवारियां बिठा के चलते हैं, हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी गाड़ियों में जो दुपहिया वाहन है उसमें साइलेंसर मॉडिफाइड लगे हुए होते हैं, तो इनका समय समय पर चालान किया जाता है और इनको चेतावनी भी दी जाती है। इसके अलावा जैसा कि अभी आपने बताया कि जो टैक्सी वगैरह लगे रहते हैं वो कांवड़ियों से अधिक धन वसूली करते हैं, तो वहां पर आपस में विवाद जैसी स्थिति बन जाती है। और जो बसों का संचालन की हम बात कर रहे हैं, तो जो विभिन्न राज्यों की बसें यहाँ उत्तराखंड में आती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो यहाँ के परिवहन अधिकारी हैं वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। कई जगहों पर रूट को डाइवर्ट भी किया जा रहा है और जो कांवड़ पटरी है, कांवड़ पटरी पर ही कांवड़ियों को चलने की अनुमति दी जाएगी। और ऐसे में अगर कोई कांवड़िए नियमों की अनदेखी करते हैं तो उनसे बार बार अपील करने की बात प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि कांवड़ियों से अपील की जाएगी कि वो व्यवस्था को बनाए रखें और तमाम जगहों पर रोकने की व्यवस्था होगी। जो कांवड़िए के ड्रेस में लोग आएंगे, कांवड़ लेकर के आते हैं, उनको मसूरी जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां पर जाकर के वो तमाम कांवड़िए हुड़दंग करते हैं। इसी तरह से देहरादून के विकास नगर में भी उनकी चेकिंग की जाएगी, ऋषिकेश में भी चेकिंग की वो लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा देखिए तमाम तो उनको जाने के साथ बने रहिए। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले जितनी भी परेशानियां हो रही है उन परेशानियों को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। जहां पर ओवर रेटिंग की समस्या हो रही है उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है ताकि किसी तरह से कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो। के नाले के निस्तारण के लिए नया प्लान बनाने के निर्देश भी दिए गए। मेयर धपलियान ने कहा कि नगर निगम अपनी क्षमता के अनुसार समाधान करेगा और जरूरत पड़ी तो शासन से भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि शहर वासियों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। देखिए, प्रिंस होटल जो चौक है, इस पे पानी का भराव हमेशा हर साल होता है और जो वहाँ पे सारे यात्री हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इसके मद्देनज़र हमने पहले भी वहाँ पे देखा था उस जगह पे, और कैसे फिर हमने कहा इसे अगर हम निगम स्तर पर ही इसका कोई निस्तारण कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग गए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके गए थे। तो
वहाँ पे हमने देखा कि एक तो इसको सफा पूरा तरह अगर ये साफ हो जाए, इसका सिल्ट वगैरह सब निकाल दी जाए, तो उससे भी काफ़ी सुविधा इसमें प्राप्त होगी। इसके अलावा यहाँ से पीछे तक हमने देख के आए तो जो नाला है पीछे, अगर वहाँ तक हम इसको और ह्यूम पाइप जो हैं इनके माध्यम से अगर इसका जो जल है उसको अब निकासी का एक अच्छा सा एक वो निकाल सकते हैं, तो वो भी बेहतर रहेगा। देखिए, राजधानी देहरादून में इस साल अप्रैल में ही डेंगू के कुछ मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन बरसात के मौसम में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। देहरादून नगर निगम के प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। बरसात के दिनों में घरों में, गमलों में, स्कूल और मॉल्स की छतों पर जमा पानी में डेंगू के लार्वा पनपने की संभावना ज्यादा रहती है और इसे ही देखते हुए नगर निगम की टीमें लार्वा नष्ट करने के काम में जुटी है। फिलहाल डेंगू पर पूरी तरह से काबू है और जन जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, गत वर्ष का अगर हम डाटा देखें तो सितंबर माह में पहला केस आया था डेंगू का, और इस वर्ष अगर देखें तो अप्रैल में ही डेंगू का पहला मरीज रिकॉर्ड हुआ था। यद्यपि वो बाहर का था, परंतु हमारे यहाँ ही रिकॉर्ड हुआ। उसी क्रम में जो है अप्रैल माह से ही हमारी कार्य योजना अनुसार हम लोग जो है लार्विसाइडल का भी छिड़काव करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ वृहद फॉगिंग अभियान भी तब से चालू है। और अभी तक जो है हमारी 6 बड़ी मशीनें और 100 छोटी मशीनों से फॉगिंग वार्ड वार की जा रही है। लार्विसाइडल हेतु जो है 20 टैंकरों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में जो है लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है, ताकि मच्छरों की डेंसिटी को कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि गंभीर रोग जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इसकी रोकथाम की जा सके। देखिए, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे बने हुए हैं, एक बार फिर से हम उनसे इन पर बातचीत कर लेते हैं। अजय, डेंगू को लेकर अब उत्तराखंड की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बरसात का मौसम है और डेंगू की समस्या हो सकती है। देखिए, डेंगू से निपटने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर की बात करें तो या स्वास्थ्य सचिव की बात करें तो उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें भी की हैं पिछले दिनों, और उनको लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इस बात को काफी गंभीरता से लिया जाए कि डेंगू के मामले ज्यादा सामने न आए, और खास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर डेंगू के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। हालांकि इस समय स्थिति काफी नियंत्रण में है, क्योंकि पिछले साल इसी समय काफी संख्या में जो मरीज हैं वो अस्पतालों में भर्ती हुए थे। अभी फिलहाल अगर हम कहें तो कंट्रोल स्थिति है, क्योंकि लोगों में जन जागरूकता भी है। अगर उनको किसी तरह की कोई समस्या नजर आ रही है तो सीधे अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा घरों के आसपास सफाई को विशेष प्रमुखता दी जा रही है। नगर निगम की टीम और बाकी अन्य जगहों पर जहां नगर पालिका है या बाकी अन्य जगहों के लोग जो हैं वो जिला प्रशासन की टीम जाती होने दें, सड़कों पर नहीं इकट्ठा होने दें, छतों पर नहीं इकट्ठा होने दें, गमलों में पानी इकट्ठा न होने दें। और इस तरह से जन जागरूकता अभियान का जो यही निष्कर्ष निकल करके सामने आया है कि आज डेंगू कंट्रोल स्थिति में है। लेकिन देखिए, देहरादून में जो नगर निगम की ओर से प्रयास किए जाने थे, जिला प्रशासन की ओर से प्रयास किए जाने थे, वो जून के महीने से शुरुआत होनी थी और हुई है। लेकिन उससे पहले चूंकि अप्रैल में ही कई मामले सामने आए, उनका जो मरीज थे उनका समुचित इलाज किया गया और वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। कई अन्य प्रदेशों के भी लोग यहाँ पर उत्तराखंड में इलाज कराने आते हैं, उनमें भी डेंगू के मामले पाए गए थे। अजय, अस्पताल में क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं डेंगू को लेकर, क्योंकि बरसात के मौसम है और नगर निगम भी इस पर अभियान चला रही है, तो फिलहाल अस्पताल की अगर हम बात करें तो अस्पताल में क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए, लगभग सभी अस्पतालों में अलग डेंगू वार्ड भर्ती किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में जो
जिनमें डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर अपने अपने घरों में चले गए हैं और कुछ लोग हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, लेकिन वो भी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। किसी में कोई गंभीर स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक सकारात्मक प्रयास रहा है। बिल्कुल अजय, ये एक सकारात्मक प्रयास है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग जो है पूरे अलर्ट मोड पर है। किस तरह से लोगों को सुरक्षित रखा जाए, डेंगू से किस तरह से बचाव किया जाए, इस पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। तो फिलहाल अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बरसात के मौसम है और डेंगू कहीं बढ़ ना जाए, इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आगामी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस यानी शौर्य दिवस की तैयारी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसकी समीक्षा की। तैयारी को लेकर उन्होंने समीक्षा की है। उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों की तैयारियां समयबद्ध और भव्य रूप से पूरी की जाए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस न केवल भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि ये राष्ट्र के प्रति हमारे सम्मान और कृतज्ञता का भी पर्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के हर जिले में शौर्य दिवस को सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाए और कार्यक्रमों की रूपरेखा स्थानीय स्तर पर भी प्रभावी ढंग से तैयार की जाए। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित होने वाले मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर जवानों के परिजनों और वीरांगनाओं और वीर माताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से निर्देशित करते हुए कहा कि आयोजन के हर पहलुओं में सम्मान, गरिमा और अनुशासन की समुचित समावेश हो और समस्त तैयारियों को एक कार्य योजना के तहत व्यवस्थित रूप से संपन्न किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।